हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 77। अब आगे, क्योंकि जब से अरमान ने उस पर हाथ उठाया था, साथ ही साथ उसकी जान लेने की कोशिश की थी, तब से हर कोई अरमान और आस्था को एक साथ अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि आस्था की जान फ्री फन में जाए। इससे पहले कि अरमान आस्था को कुछ कहता, ठीक उसी वक्त सुमित के वहां जाने पर वह उसकी और सवालिया नजरों से देखने लगा। तब सुमित अरमान की ओर देखकर बोला, मैं अच्छी से जानता हूँ, आस्था को यहाँ देखकर तुम हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जब डॉक्टर रश्मि तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही थी, ठीक उसी वक्त आस्था उसके पीछे आ गई थी, जिसकी वजह से उसने तुम्हें उस खौफनाक हाल में देख लिया और तुम्हारा खून देखने के बाद वो पैनिक होने लगी और बेहोश हो गई, तो डॉक्टर रश्मि को मजबूरी उसे इंजेक्शन देना पड़ा, जिसके बदौलत अभी सो रही है और अब ठीक 10 से 11 बजे के बाद ही जागेगी। अब जैसे ही सुमित ने सारा एक्सप्लेन दिया, अरमान उसकी ओर सर्दी निगाहों से देखता रहा था, मानो कि उसे कहना चाह रहा हो कि डॉक्टर रश्मि से उसका इलाज क्यों करवाया गया था। लेकिन फिलहाल उसने उसे कुछ नहीं कहा था और बोला था, ठीक है तुम बाहर जाओ। तब सुमित बोला था, मुझे लगता है अरमान तुम्हें भी अब यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आस्था की नींद खुलेगी और तुम्हें अपने सामने देखेगी तो वो एक बार फिर पैनिक कर सकती है। जैसे ही सुमित ने ये कहा, अरमान ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था, मानो कि वह से कहना चाह रहा हो कि मेरी ही बीवी को मेरे सामने होने पर इस तरह से भला वह पैनिक करेगी। लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा था और चुपचाप एक नज़र आस्था की ओर देखता हुआ वहां से निकलने लगा था। लेकिन तभी सुमित बोला था, मुझे आकाश को बुलाना चाहिए ताकि वह आस्था को उसके रूम में शिफ्ट करवा दे। सुमित आस्था को नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसने किसी भी लड़की को न छूने की कसम खा रखी थी, इसीलिए वह आकाश की मदद लेना चाहता था, क्योंकि तहखाना में अगर आस्था सोती रहेगी तो ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है तहखाना में अगर उसकी आंखें खुले तो उसके मन में कितने ही सारे सवाल आ सकते हैं, और किसी ने अगर उसे तहखाना से निकलते हुए देख लिए तो सबको इस सीक्रेट जगह के बारे में पता चल सकता है। इसीलिए सबके उठने से पहले पहले हमें आस्था को उसके कमरे तक लेकर जाना होगा। हालांकि दादाजी उठ चुके थे, लेकिन अपने रूटीन के मुताबिक वह गार्डन में टहल रहे थे, तो इसीलिए सुमित ने सोचा कि उसे आकाश को बुला लेना चाहिए। जैसे ही सुमित आकाश को बुलाने के लिए जाने लगा, अरमान रुका था और बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? तब सुमित ने बताया कि आस्था को यहाँ से डॉक्टर रश्मि के कमरे में शिफ्ट करना होगा, इसके लिए मैं आकाश को बुलाने जा रहा हूँ ताकि वह आस्था को उठाने में मदद कर सके। तब अरमान ने सुमित की ओर देखा था और अगले ही पल आस्था के पास जाकर उसने उसे गोद में उठा लिया था। आस्था को इस तरह से गोद में उठाने पर सुमित बोला था, अरमान तुम्हें आस्था को इस तरह से गोद में नहीं लेना चाहिए, तुम्हारे हाथ में अभी नया जख्म है जो काफी दर्द करेगा। तब अरमान ने केवल एक सपाट नजरों से सुमित की ओर देखा था और बिना कुछ कहे आस्था को जल्दी ही दबे पांव डॉक्टर रश्मि के कमरे में ले आया था। डॉक्टर रश्मि उस वक्त सोई हुई थी, हालांकि उसने अच्छे से कमरे को लॉक किया था, लेकिन वह पूरा का पूरा घर अरमान के अंडर कंट्रोल में था। अरमान के केवल फिंगरप्रिंट से ही वह दरवाजा ओपन हो चुका था और डॉक्टर रश्मि के ठीक बराबर में अरमान ने आस्था को सुला दिया था। और जैसे ही उसने उसे बेड पर लिटा कर जाने लगा, तभी आस्था ने नींद में ही अचानक अरमान का हाथ पकड़ लिया था। अब अरमान पूरी तरह से चौंक गया था और झल्लाते हुए बोला था कि क्या ये आफत नींद में भी मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। और वह धीरे से अपना हाथ आस्था से छुड़ाने की कोशिश करने लगा था। अब अरमान जल्दी ही उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा था। साथ ही साथ अरमान को भी इस बात का थोड़ा सा संकोच था कि अगर डॉक्टर रश्मि जाग जाएगी तो न जाने वह क्या सोचेंगी, तो इसीलिए अरमान जल्द से आस्था के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन आस्था न कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब अरमान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वैसे भी आस्था से हाथ छुड़ाने का चक्कर में वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए अचानक अरमान ने डेंजरस वे में उसकी ओर देखते हुए थोड़ा सा झुककर उसके गाल पर पिंच कर दिया था। अब जैसे ही आस्था को अपने गाल पर दर्द का एहसास हुआ, तुरंत अरमान का हाथ छोड़कर उसने अपने गालों पर हाथ रख लिया और आस्था के हाथ छोड़ते ही अरमान तिरछा सा मुस्कुराता हुआ जल्दी ही वहां से अपने कमरे में चला गया था। अब अरमान के जाने के बाद आस्था गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन ठीक उससे कुछ वक्त के बाद सब लोग उठ चुके थे और आकाश और सुमित भी उठकर हॉल में आ गए थे। क्योंकि अरमान की कंडीशन उन लोगों को पता थी, तो आकाश ने देव को इन्फॉर्म कर दिया था कि वह आज ऑफिस ना जाए, घर से ही कुछ दिन अरमान काम करेगा, क्योंकि अगर वह ऑफिस चला जाता है तो वह बिल्कुल भी खुद का ख्याल नहीं रखेगा।
इसीलिए आकाश ने देव को समझा दिया था कि जितना भी काम है और जितने भी इम्पोर्टेंट मीटिंग है वह अरमान के बहाव पर खुद ही हैंडल कर ले, और जो भी इम्पोर्टेंट काम है वह अरमान से घर पर ही करवाए। तो इसलिए देव भी अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाकर वहां आ चुका था। देव भी वही रहने वाला था। वही आस्था 10 से 11 बजे के बीच सोकर उठी थी और कल रात जो कुछ हुआ था वह उसे हल्का हल्का याद था। सही तरह से उसकी यादें क्लियर नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने उसे साथ ही साथ इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से वह अरमान की उस हालत को भूल गई थी और उसे केवल कुछ हल्का हल्का और धुंधला धुंधला सा याद था। उसने सोचा कि शायद वह कोई बुरा सपना देख रही थी। आस्था उसे अपना सपना समझ रही थी। फिलहाल उसने अपना सर झटक दिया था और अच्छी तरह से उसने नहाना धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी 11 बजे के बज चुके थे और वह सोच रही थी कि न जाने सब क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि सबको आस्था के बने हुए खाने की आदत सी हो गई थी, तो इसीलिए वह सोच रही थी तब उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आज फटाफट से जैसे ही आस्था उठी उसने खुद को अच्छी तरह से खुद को रेडी किया था। एक नज़र भरकर उसने खुद को आईने में देखा था। आस्था को अपने गाल पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लाल सा मार्क दिखाई दिया था। वह लाल कुछ और नहीं अरमान ने जो आस्था को पिंच किया था, जिसकी वजह से आस्था की स्क्रीन पर रेड रंग का मार्क्स बन गया था। एक पल के लिए उसने उस निशान को छुआ था और फिर सोचने लगी थी कि यह चोट उसे कब और कहाँ लगी। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि शायद किसी मच्छर ने उसे काट लिया हो। तो ये सोचते हुए आस्था ने अपना सर झटक दिया था। हालांकि अभी भी उसकी तबीयत प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ, वह अपने आप को काफ़ी हद तक बेटर महसूस कर रही थी। और वैसे भी आस्था की आदत थी कि वह बिला वजह बिस्तर पर नहीं रह सकती थी। उसके शरीर को कुछ ना कुछ काम चाहिए ही होता था। उसने आज अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से तैयार किया था। वह अब बिल्कुल भी कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही थी। मंगलसूत्र की जगह उसके गले में एक इस तरह का चैन थी जो कि मंगलसूत्र कम और चैन ज़्यादा लगती थी, और आस्था ने अब सिंदूर लगाना छोड़ दिया था, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस रिश्ते में वह ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि दादाजी ने उसे इनडायरेक्टली हिंट दे दिया था कि वह जल्द से जल्द उसे अब इस रिश्ते से आज़ाद करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं आस्था इस बात से खुश थी। वैसे भी उसे वह इस पर जोर के रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी, तो इसीलिए आस्था आज काफ़ी ज़्यादा खिली खिली सी लग रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी है वापस मिल जाएगी, और बहुत जल्द दादाजी उसे उसकी नानी माँ के पास भेज देंगे। आस्था अपने गांव चली जाएगी। वहां जाकर वह अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेगी, और अब तो रश्मि दीदी भी है उसकी मदद करने के लिए, तो शहर में उसे परेशानी भी नहीं होगी और वह आराम से अपने डॉक्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर पाएगी। कहीं ना कहीं आस्था ने कुछ ही समय में बड़े लंबे से सपने देख लिए थे। इस बात का उसे दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि वह अब क्रूएल हार्टेड अरमान सिंघानिया का ऐसा ऑब्सेशन बनने वाली थी कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो फटाफट से नीचे आई थी। उसने देखा कि सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने आज सबके लिए सैंडविच वगैरह ब्रेकफास्ट में बनाए थे, तो सभी लोग आराम से बैठकर खा रहे थे। अब आस्था जैसे ही वहां आए और सब लोगों को इस तरह से नाश्ता करते हुए देखा तो आस्था को थोड़ा सा बुरा सा लगा था, क्योंकि भले ही आस्था को यहाँ आए केवल कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन जब सब लोग उसके बनाए हुए खाने की तारीफ करते थे तो आस्था को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा करता था। लेकिन आज रश्मि के नाश्ता बनाने पर और आह्वान के ये कहने पर, अरे वाह रश्मि दीदी बहुत टेस्टी गार्लिक ब्रेड बनाया आपने, वाकई मज़ा आ गया, और सैंडविच तो ये कमाल के हैं। जैसे ही आह्वान ने रश्मि की तारीफ की, रश्मि मुस्कुरा दी, लेकिन आस्था का चेहरा उतर गया था। जिसे ध्रुव ने देख लिया था तभी ध्रुव जल्दी से बोला था, लेकिन कुछ भी कहो रश्मि दीदी, भले ही आपके सैंडविच काफ़ी टेस्टी हो, लेकिन आस्था भाभी के आलू के पराठे और साथ ही साथ पनीर के पराठों का तो जवाब नहीं है। सच में। अब जैसे ही ध्रुव ने इस तरह से तारीफ की, आस्था मुस्कुरा दी थी और फटाफट से अपने सर पर एक टिप्पणी मारती हुई सोचने लगी थी, ये हमें क्या हो गया है, हमें इतनी जलन सी क्यों महसूस हुई। अरे अच्छी बात है ना, रश्मि दीदी ने सबके लिए नाश्ता बनाया है तो अच्छी बात है, हमें तो खुश होना चाहिए, और वैसे भी हमारी तबीयत खराब थी, शायद इसीलिए उन्होंने ये सब क्या होगा तो हिचकिचाते हुए कहा। आस्था खड़ी होकर सोच रही थी कि तभी रश्मि आस्था के पास आई और बोली, आस्था उठ गई, तुम आओ आओ फटाफट से आओ, मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी किया, तुम आओ आराम ब्रेकफास्ट करो और उसके बाद अपनी मेडिसिन लो। अब जैसे ही रश्मि ने इतने प्यार से आस्था के गाल पर थपथपाते हुए ये कहा, आस्था मन मन में सोची, क्या यार मैं बेकार में ही आज रश्मि दीदी से जल रही थी, ये तो कितनी प्यारी है, इन्होंने मेरी बीमारी को ध्यान में रखते हुए सब काम किया है।
मुझे तो इनका थैंक यू कहना चाहिए। तब ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही रश्मि का हाथ पकड़ा था और बोली थी, दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा। तभी दादाजी की आवाज में आई थी, वह बोले थे, अरमान का रह गया क्या, वह आज नाश्ता नहीं करेगा। तभी आकाश और डॉक्टर रश्मि एक दूसरे को देखा था, क्योंकि जब से डॉक्टर रश्मि ने सबको नाश्ता सर्व किया था, आकाश ने डॉक्टर रश्मि का बनाया हुआ खाना टेस्ट तक नहीं किया था। ये बात रश्मि ने महसूस की थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और वैसे भी आकाश ने जो उससे कटी छिल्ली बातें बोली थी, उसकी मोहब्बत के बारे में उल्टी सीधी बकवास की, तो इतनी आसानी से भला वह कैसे उसे माफ़ कर सकती थी। तो इसीलिए अब जब दादाजी ने अरमान का जिक्र किया, एक पल को रश्मि की आंखों के सामने कल रात अरमान का जो भयानक चेहरा था वह आ गया। लेकिन अगले ही पल वह खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए बोली थी, वह दादाजी एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। तब दादाजी बोले थे, क्या बात है बेटा, क्या बताना भूल गई। वही आस्था जो कि अरमान के जिक्र आने पर थोड़ा सा डर सा गई, क्योंकि जब से अरमान ने उस पर हाथ उठाया था तब से उसे कुछ ज़्यादा ही उसे डर लगने लगा था, क्योंकि अरमान का भयानक चेहरा, उसके लाल सुर्ख आंखों वह भूल ही नहीं पा रही थी। अब जब दादाजी ने ये पूछा, डॉक्टर रश्मि क्या हुआ, आप क्या कह रही है बेटा, तब रश्मि ने दादाजी से बोला, दादाजी वह एक्चुअली कल अरमान के हाथ में कुछ चोट लग गई थी, तो मैंने ऑलरेडी बैंडेज वगैरह कर दिया है शायद। जैसे ही अब रश्मि ने ये कहा, आकाश रश्मि को घूर कर देखने लगा। तब दादाजी तुरंत घबरा कर उठ खड़े हुए थे और बोले, ये क्या कह रही हो बेटी, अरमान के हाथ में चोट लग गई और हमें पता भी नहीं चला। तब रश्मि दादाजी को शांत करते हुए बोली थी, वह दादाजी उसे वक्त सब सोए हुए थे और शायद अरमान किसी को परेशान भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैंने ड्रेसिंग कर दिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2-3 दिन घर पर आराम करेगा तो उसका हाथ प्रॉपर्ली ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, आस्था ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह बेपरवाही से वहीं बैठकर रश्मि के बनाए हुए सैंडविच का स्वाद लेने लगी। लेकिन ध्रुव, आहान, उन दोनों का चेहरा उतर आया था और उन्होंने दोनों ने बारी बारी से आकाश और सुमित को देखा था और वह समझ चुके थे कि जरूर अरमान के साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। वह आंखों ही आंखों में आकाश और सुमित से जानना चाहते थे कि कल रात आखिरकार भाई कहाँ गए थे। एपिसोड 78 अब आगे। लेकिन आस्था, तू ऐसे कैसे कर सकती है, तुझे तो किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता ना, चाहे वह तेरा दुश्मनी क्यों ना हो। आस्था, तू भूल गई वह गांव में जो शारदा काकी थी, उससे तेरी नानी माँ से एक बार लड़ाई की थी और तब से तू उसे अपना दुश्मन समझने लगी थी। लेकिन तूने उसके बाद जब काकी बीमार पड़ी उसकी कितनी कितनी सेवा की थी और उसके बाद वह ठीक भी हो गई थी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही पिशाच सिंघानिया तुझसे कितनी ही नफरत करें, लेकिन तुझे इंसानियत के नाते उसे कम से कम देखने तो जाना चाहिए। अभी आस्था अपने मन में आए सवालों को जवाब दे रही थी, उसी में उलझी हुई थी। तभी दादाजी की आवाज़ आस्था के कानों में आई थी। वह बोले थे, आस्था बेटी तुम भी आ जाओ हमारे साथ, डोंट वरी, अरमान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना वहां पर। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था को तो अब बहाना सा मिल गया था और वह आस्था को दादाजी को सहारा देने के बहाने से ऊपर की ओर लेकर जाने लगी थी, अरमान के कमरे की ओर जाने लगे थे। तभी ध्रुव भी आहान के पीछे पीछे जाने लगा था। तब दादाजी बोले थे, मुझे भी जाना होगा, मुझे देखना है कि वह कैसा है कैसा नहीं है। तो जल्दी ही अब दादाजी भी उठकर जाने लगे थे। धीरे धीरे आकाश और सुमित भी उठ खड़े हुए थे और डॉक्टर रश्मि भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब आस्था अकेली ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी रह गई थी और वह सोचने लगी थी कि अब हम क्या करें। ये सब तो उठकर उस राक्षस को देखने के लिए जा रहे हैं, क्या हम भी जाए, क्या हमारा जाना ठीक रहेगा? अगर हमारे जाते ही उस राक्षस के अंदर पिशाच वाली आत्मा आ गई तो, और उसने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, हमें उनकी शक्ल देखना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वक्त सबके सब वहां मौजूद थे तो उन्होंने उसे वक्त कुछ नहीं बोला था, लेकिन आह्वान तुरंत उठ खड़ा हुआ था और बोला था, मैं भाई से मिलकर आता हूं। ऐसा कहकर वह जल्दी ही अरमान के कमरे की और सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगा था। आह्वान ने बिना नॉक किए अरमान का कमरा खोल दिया था। उसने देखा कि अरमान एक हाथ से बैठा हुआ लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और अपना काम कंटिन्यू कर रहा था और एक हाथ पर उसके बड़ी सी पट्टी लगी थी। ये देखते ही आहान की आंखों के किनारे भीग गए थे, क्योंकि वह अरमान से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, उससे बहुत ज़्यादा अटैच था। अब इस तरह से अरमान को देखकर उसका गला भर आया था और उसने फटाफट से उसके हाथ से लैपटॉप लेकर साइड में रख दिया था और उसे गले से लगा लिया था और घबराते हुए बोला,
अरमान भाई ये क्या हो गया, आपको कहाँ चले गए थे आप? आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम भी आपके साथ मिशन में चलते तो आप कम से कम हमें इन्फॉर्म तो कर देते। अब जैसे ही आहान ने फ्लो में मिशन के बारे में बोल दिया तभी ध्रुव जो कि वहां पहुंच चुका था वह तुरंत आहान को चुप रहने का इशारा करने लगा था, क्योंकि उन लोगों के रूल रेगुलेशन के मुताबिक मिशन की इस तरह की कोई बात वह लोग घर में परिवार के बीच नहीं कर सकते थे, सिर्फ फार्म हाउस वगैरह में ही कर सकते थे, या फिर अगर कुछ इमरजेंसी थी, किसी को नोटिफिकेशन या एसएमएस भेजना होता था तो वह फोन के द्वारा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया करते थे। लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला वह किसी भी मिशन का नाम तक नहीं ले सकते थे। इसीलिए ध्रुव ने आहान को तुरंत रोक दिया था और आहान भी अपनी बात करेक्ट करते हुए अरमान के गले से जा लगा था। अरमान जो कि आस्था को उसके कमरे में लेटाने के बाद सोया ही नहीं था, वह थोड़ा खुद को बेटर फील करने के लिए शर्टलेस होकर बैठा था। उसने केवल लोअर पहन रखा था, ऊपर से उसने एक टॉवल डाल रखा था, क्योंकि उसने कपड़े इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि शर्ट वगैरह या कोट वगैरह को कुछ भी वह डालता है तो उसे उसके हाथ पर इफेक्ट पड़ सकता था, तो इसीलिए अरमान ने कुछ भी नहीं पहना था, बस केवल एक टेबल डालकर वह बैठा हुआ था। अब ध्रुव भी जल्दी से जाकर अरमान के गले से लगा था, लेकिन अरमान उनसे चिढ़ते हुए बोला था, ये सब क्या है? ये तुम लोगों को हो क्या गया है? जब देखो बच्चों की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। क्या हुआ है? मुझे ठीक है, छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा बवाल मचाने वाली कौन सी बात है? अब जैसे ही अरमान ने अपने एरोगेंट बिहेवियर में उन लोगों को थोड़ा सा डांटा, वह दोनों एकदम से चुप हो गए थे, लेकिन फिर भी वह बड़ी ही प्यार और मोहब्बत भरी नजरों से अरमान की ओर ही देख रहे थे, क्योंकि वह सब अरमान को बहुत प्यार किया करते थे। जल्दी ही उनके पीछे पीछे जाकर से सुमित भी पहुंच गए थे। सुमित ने जाते ही अरमान से आंखों में हाल चाल लिए थे कि तुम ठीक हो ना। तब अरमान ने अपनी गर्दन हल्के से हाँ में हिला दी थी। फिर आकाश भी जल्दी वहीं पर एक तरफ खड़ा हो गया था। उसने उसे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन तभी डॉक्टर रश्मि, दादाजी और आस्था जैसे ही वहां गए। आस्था तो दादाजी के पीछे ही दुबकी हुई थी, उसने अरमान की ओर देखा ही नहीं था। वही आस्था वह केवल हल्का सा अपना दादाजी के पीछे से छोटा सा सर निकालकर अरमान की ओर देख रही थी, लेकिन फिर से छिप जाती थी। लेकिन अरमान ने आस्था की प्रेजेंट फील कर ली थी, क्योंकि आस्था की रोसेस सी फ्रेग्रेंस अरमान की नाक से जा टकराई थी, और वह मन ही मन में बोला था कि ये आफत की प्रेगनेंसी एक दिन मुझे पागल कर देगी। वेल तभी दादाजी इमोशनली अरमान के पास आए और उसके सर पर हाथ रख कर बोली थी, यह क्या हुआ बेटा, तुझे चोट लगी है? तूने हमें बताया भी नहीं। हाँ, क्या हो गया तुझे? क्यों सबसे उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे बच्चे? ऐसा बोलकर दादाजी ने अरमान के माथे को चूम लिया था। वहीं अब जब दादाजी और बिल्कुल अरमान के पास चले गए, तब आस्था डॉक्टर रश्मि के पास उनका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई थी। वह केवल हल्का हल्का अपना छोटा सा सर निकालकर बार बार अरमान को देख लेती, फिर से पीछे छुप जाती। कहीं ना कहीं उन चारों ने, जितने भी उस वक्त वहां लोग मौजूद थे, सब ने आस्था की हरकत को देख लिया था और सभी आस्था के इस बचपन वाली हरकत को करते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी दादाजी की नज़र भी आस्था पर पड़ी थी, जो कि उस वक्त अरमान से कितना ज्यादा डरी हुई थी। वह उसके सामने आने से भी कतरा रही थी। ये बात दादाजी समझ चुके थे। तभी राजेश, जो कि अरमान का सर्वेंट था, जल्दी वह उसके लिए ब्रेकफास्ट ऊपर ही लेकर आ गया था। डॉक्टर रश्मि ने उसे बोल दिया था कि अरमान को ब्रेकफास्ट उसके कमरे में ही दे दे, क्योंकि भले ही उसके हाथ में चोट हो, लेकिन उसके लिए इस तरह से चलना फिरना ठीक नहीं है, क्योंकि चलने से भी उसके हाथ की मांसपेशियों पर फर्क पड़ सकता है, और अभी उसके हाथ को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि भले ये गोली उसे छू करने के लिए लेकिन काफी गहरा जख्म देकर गई थी, जिसकी वजह से अभी उसे कुछ दिनों तक 2 से 3 दिन तक कम से कम आराम करना था। लेकिन अरमान फिर भी एक हाथ से लैपटॉप लेकर बैठ गया था। डॉक्टर रश्मि ने आते ही जैसे ही लैपटॉप देखा, वह बोली थी, अरमान तुम्हें इस हालत में इस तरह से लैपटॉप पर काम नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें 2 से 3 दिन प्रॉपर्ली रेस्ट करना चाहिए। तभी दादाजी तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर रश्मि के सामने खड़े हो गए और बोले थे, बेटी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरी बच्ची, तुम आए तो यहाँ पर इस नालायक की बीवी के लिए थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब देखा तुझे उसका भी इलाज करना पड़ रहा है। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, रश्मि मुस्कुरा दी और बोली, दादाजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब जहाँ मुझे पेशेंट दिखेंगे मैं तो उनका इलाज करूंगी ना। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, दादाजी मुस्कुरा दिया, उसका सर पर हाथ रखकर बोले, जीते रहो बेटा, जीते रहो।
और कब तक ठीक हो जाएगा ये? तब रश्मि बोली थी, दादाजी मैंने आपसे कहा ना, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो, बस उसे 2 से 3 दिन काम से दूर रखिए। तब दादाजी मायूस होते हुए बोले थे, लेकिन बेटा काम के बिना तो 1 मिनट नहीं रह पाएगा, तो एक काम कर, इसको कुछ नींद की गोलियां वगैरह दे दे जिससे ये सोता ही रहे, कम से कम उसके बहाने से ही आराम तो करेगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, अरमान केवल सपाट चेहरे से उन सबको देखा रहा था। वह जानता था कि आस्था भी उस वक्त कमरे में मौजूद है, लेकिन जिस तरह से आस्था उससे डर रही थी, तब अरमान ने उसकी ओर एक पल एक बार भी नहीं देखा था। तभी दादाजी अचानक आस्था से बोले थे, आस्था बेटी तुम अरमान को ब्रेकफास्ट करवा दो, तब तक हम लोग भी अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ आएंगे। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था की तो जान हलक में अटक गई थी और वह जल्दी से घबरा कर बोली, दादाजी यह आप क्या कह रहे हैं, हम नाश्ता करा दे, हम भला कैसे? आस्था की तो जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, तो इसीलिए उसे 2 से 3 शब्द बोलने में काफ़ी ज़्यादा अड़चन महसूस हुई थी। तभी दादाजी बोले थे, हाँ बेटा, वह तुम देख रही हो ना, उसके सीधे हाथ में कितनी चोट लगी है और उल्टा हाथ से वह कभी कुछ नहीं खाता है, और इस तरह से वह उल्टे हाथ से खाना नहीं खा पाएगा, तो प्लीज़ तुम उसकी मदद कर दो। अब रश्मि हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगी थी। तब रश्मि की आंखों में सवाल देखकर दादाजी रश्मि की ओर देखकर धीमी आवाज में बोली थी, रश्मि बेटा, हाँ शायद तुम भी मुझे स्वार्थी समझ रही होगी कि अपने पोते के लिए मैं इस तरह से एक और कोशिश करने लगा हूँ। हालांकि मैंने आस्था से बोला है कि बहुत जल्द उसे इस रिश्ते से भी आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन बेटा क्या करूं, आज अपने बेटे की चोट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मानो उसे संभालने वाला तो कोई है ही नहीं। इसीलिए बस मैं एक और आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, शायद इस कोशिश से दोनों एक दूसरे के पास आ जाए। अब कहीं ना कहीं दादाजी की बात सुनकर रश्मि भी अब चुप हो गई थी, क्योंकि वह सोच रही थी कहीं ना कहीं दादाजी का इस तरह से अरमान के लिए सोचा कुछ गलत नहीं है, आखिर कौन अपने पोते या बेटे की खुशी नहीं सोचेगा। ऐसा बोलकर जल्दी ही वह उस कमरे से बाहर निकल गए थे। उनके ठीक पीछे पीछे रश्मि, आह्वान, ध्रुव, आकाश, सुमित भी निकल गए थे, क्योंकि वो दादी जी की बातों का मतलब वह सभी समझ गए थे। एक एक करके वह भी किसी न किसी बहाने से वहां से निकल गए थे। वहीं राजेश भी अरमान के नाश्ते की ट्रॉली वहीं पर रखने के बाद वह भी वहां से चला गया था। डॉक्टर रश्मि ने अरमान के लिए काफ़ी नॉर्मल सूप वगैरह ही बनाया था, ताकि वह थोड़ा परहेजी खाना खाए, कम तला भुना खाना खाए तो उसका जख्म जल्दी भर सकता था। तो इसीलिए डॉक्टर रश्मि ने थोड़ा सा वेजिटेबल सूप और जूस वगैरह अरमान के लिए नाश्ते में भिजवा दिए थे। अब आस्था अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी थी। वह उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अरमान की ओर देख सके, तो भला वह उसे ब्रेकफास्ट कैसे करवाती। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और मन ही मन में वह बोली थी, या दादाजी मुझे कहाँ फंसा कर चले गए, कल ही तो बोले थे कि वह मुझे अब बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद करवा देंगे, तो इस तरह से मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए। कहीं ना कहीं आस्था गोल गोल आंखें घुमाकर कुछ सोच रही थी कि तभी अरमान हल्का सा खांसने लगा था। अब अरमान के खांसने से आस्था का ध्यान भटका था और तुरंत उसने पानी का गिलास उठाकर अरमान की ओर बढ़ा दिया था। अभी भी उसने अपनी आंखें झुका रखी थी, वो अरमान की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन अरमान उस वक्त पूरी भरपूर नज़रों के साथ सिर्फ और सिर्फ आस्था को ही देख रहा था। वह उसकी ओर बड़ी गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। वह उसकी ओर देखते हुए अरमान ने अपने उल्टे हाथ से पानी लिया तो उसका हाथ आस्था के हाथों को छू गया था। एक पल को आस्था ने अपनी आंखें उठाकर अरमान की ओर देखा था। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा, लेकिन अगले ही पल आस्था तुरंत सीधी खड़ी हो गई थी, लेकिन अरमान अब सही से पानी नहीं पी पा रहा था। तब आस्था ने उसकी मदद करते हुए उसे पानी पिलाया और उसके साइड टेबल पर गिलास रख दिया और खड़ी होकर बोली थी, आप नाश्ता कर लीजिए, तब तक हम आपकी मदद के लिए किसी को भेज देते हैं। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, अचानक से अरमान ने अपने उल्टे हाथ से ही आस्था का हाथ पकड़ लिया। अब आस्था की सांस बहुत जोरों से चलने लगी थी। आस्था की सांसें तेजी से चलने की वजह से उसके शरीर के कुछ उभरे हुए अंग काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें अरमान बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे सब कुछ एक तरह का अलग ही एंटरटेनिंग सा लग रहा था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।